रेतीली चांदी क्या हुआ था मयूरी के साथ। हवाई जहाज में प्रथम श्रेणी की आरामदायक सीट पर बैठ मयूरी ने चैन की सांस ली। आज वह महसूस कर रही थी कि जब दिल में उमंग हो और दिमाग तनाव रहित तो हर चीज कितनी अच्छी लगने लगी है। मानो हर तरफ वसंत खिल उठा हो। बगल की सीट पर बैठे मात्र 24 घंटे पहले ही जीवन साथी बने राहुल को एक नजर देख उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अभी भी लोग अंदर आकर अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। एयर होस्टेसेस अपने काम में मुस्तैदी से लगी यात्रियों की जरूरतें पूरी कर रही थीं, उन्हें उनकी सीट बता रही थीं। थोड़ी ही देर बाद जहाज का द्वार बंद होते ही माइक्रोफोन पर अनाउंसर की मधुर आवाज गूंजी। कृपया अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें, कुछ ही मिनटों में प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। सब अपनी अपनी बेल्ट्स बांधने में लग गए। मयूरी को बेल्ट बांधने में असुविधा होते देख राहुल ने उसकी मदद करके अपनी सीट बेल्ट भी बांध ली। कुछ ही मिनटों में जहाज आकाश की ऊंचाइयों को छूता उसे अपने देश, अपने परिवार से दूर ले जा रहा था। पिछले 24 घंटों से विवाह की आपाधापी व रात भर ट्रेन के सफर की भागदौड़ से थके राहुल और मयूरी अब थोड़ा बेफिक्र हो आराम से बैठ पाए थे। पिछले 2 दिनों में तेजी से घटे घटनाक्रम ने मयूरी को ज्यादा सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया था। राहुल को आंखें बंद की बैठे देख वह भी अपनी सीट पर सिर पीछे टिकाकर शीशे से बाहर नीले आकाश में हाथ भर की दूरी पर हवा में उड़ते इतराते बादलों को देखने लगी। बादलों के पीछे से आती सूरज की किरणों ने हर बादल के टुकड़े पर एक सिल्वर लाइनिंग सी बना दी थी, मानो हर बादल के पीछे चांदी सा चमकता साम्राज्य छिपा है। उसका जी चाहा कि हाथ बढ़ाकर वह उसे अपनी मुट्ठी में भर ले, पर हवा की तेजी से भी तेज विचारों के पंछी कब उसे अपने साथ उड़ाते अतीत की ओर ले चले उसे पता ही न चला। देहरादून के पास ही एक कस्बे में अपनी मां वसुंधरा व छोटी बहन मीठी के साथ रहते उसका बचपन युवा अवस्था में बदला ही था, जब उसके पिता एक दलाल की मार्फत कुछ लोगों के साथ खाड़ी देशों में कारपेंटर की नौकरी करने गए थे। बेरोजगार गरीब लोगों ने ज्यादा पैसा कमाने की चाह में अपनी जमीन जायदाद या पत्नी के गहने बेचकर किसी तरह दलाल की मांगी हुई पूरी रकम एडवांस में जमा कराई। तब उन्हें पासपोर्ट ऑफ वीजा मिला। विदेश यात्रा के बीच में ही एक जगह पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अब इसके आगे वे सब सीधे रास्ते न जाकर समुद्र के रास्ते एक केबिन में छिपाकर पहुंचाए जाएंगे। उन सबको केबिन में भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर जहाज चल दिया और वह दलाल वहीं से वापस हो लिया था। पर असंवैधानिक तरीके से दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करते वक्त चेकिंग के समय वे दूसरे लोगों के साथ ही पकड़ लिए गए। कुछ दिनों तक वहां की जेल से उनके पत्र भी आते रहे। हर पत्र में वहां की सजाएं व किसी तरह वहां से छुड़ाए जाने की अपील होती थी। पर अचानक ही पत्र आने बंद हो गए थे। कोई कहता उन लोगों को कहीं और ले जाकर नज़रबंद कर दिया गया है। कोई कहता वहां की सरकार ऐसे कैदियों को जिंदा ही नहीं छोड़ती है। विदेश गए लोगों के परिजन शुरू में पुलिस में शिकायत करने भी गए, परंतु बिना रिश्वत लिए कोई कुछ सुनने को तैयार न था। इस अवैध धंधे में लिप्त लोगों ने पुलिस वालों को समय समय पर मासिक सुविधा शुल्क देकर अपना कारोबार सुचारू ढंग से चलाते रहने का पूरा इंतजाम पहले ही कर रखा था। इसीलिए उनके खिलाफ किसी ने कोई कार्यवाही करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। इस बीच वह दलाल व उसका आलीशान ऑफिस और कार्यकर्ता सब गायब हो चुके थे। गरीब शिकायत करते भी तो किसकी और किससे सही जानकारी का अभाव, ज़्यादा पैसा कमाने की चाह और सस्ते में चोरी छिपे पहुंचा देने की दलाल की पेशकश उन गरीबों को मौत के मुंह तक पहुंचा आई थी। मन महसूस कर परिजन सब कुछ समय पर छोड़ चुप बैठ गए थे। तब से वसुंधरा ने ही एक प्राइमरी स्कूल में जॉब कर किसी तरह घर को संभाला था। अपने पैरों पर खड़ा होने लायक शिक्षा प्राप्त करते ही मयूरी भी नौकरी के लिए आवेदन भेजने लगी थी। कई जगहों पर योग्य होते हुए भी सिफारिश के अभाव में उसे नौकरी नहीं मिल सकी, जिससे उसमें निराशा व कुंठा घर करने लगी थी। उन्हीं दिनों देहरादून के एक ऑफिस से नौकरी का नियुक्ति पत्र आया। शायद उसे राहुल से मिलाने के लिए ही था। पहले तो वसुंधरा बेटी को नौकरी करने अकेले दूसरे शहर भेजने को तैयार नहीं थी, पर मयूरी की अपील व घर की डामवांडोल आर्थिक स्थिति उसे अपने फैसले पर ज्यादा देर कायम नहीं रख सकी। वसुंधरा ने बेटी को जाने की इजाज़त दे दी
देहरादून पहुंचकर अपने ऑफिस में ड्यूटी ज्वाइन करके मयूरी बहुत खुश थी। ऑफिस के पास ही बने महिला हॉस्टल में उसने एक कमरा ले लिया था। उसकी रूम पार्टनर सारा मॉडर्न युवती थी, जो कस्बे से आई मयूरी को देख अपनी नाखुशी छिपा न सकी थी। कुछ दिनों के अबोले के बाद आखिर उसने ही पहल करते हुए मयूरी से बातचीत शुरू कर दी। वह भी उसी ऑफिस में काम करती थी, माँ की बंदिशों से दूर, हर फैसला लेने को आज़ाद, जल्द हर सुख सुविधा पा लेने की ललक, और साथ ही 24 घंटे सारा जैसी तेज तर्रार युवती का साथ मयूरी की जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए काफ़ी थे। मयूरी एक निचले परिवार से जीवन का सफ़र शुरू करके मेहनत व लगन से सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए इस जीवन शैली में पहुंची थी। पैसों की तंगी के चलते अभी तक जो चीज़ें उसे चांद छूने के समान लगती थीं, पैसा हाथ में आते ही अब सुलभ हो गई थीं। सारी तनख्वाह वह अपने शौक पूरे करने में ही खर्च कर देती। जल्द ही वह ग्रामीण शैली छोड़ मॉडर्न तौर तरीके अपनाने लगी। जैसे नया पैसे वाला फजूल खर्ची को ही अपना शान समझ बैठता है, कुछ उसी मानसिकता से मयूरी भी गुजर रही थी। इन बदलावों का श्रेय वह सारा को देते नहीं थकती थी, जो समय समय पर उसे आधुनिक चाल चलन से दो चार कराकर बदलने को प्रेरित करती थी। विदेशों में सारा के डैडी का खिलौनों का व्यापार और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में एक देश से दूसरे देश घूमते रहते उसके भाई का हर माह उसे एक मोटी रकम खर्च करने के लिए भेजना मयूरी को उससे ईर्ष्यालु बना जाता। ऐसे में उसे अपनी गरीबी पर कोफ्त होती। पर इतने अमीर घर की सारा जब उसे ही अपनी सबसे प्यारी सहेली कहती तो मयूरी को खुद पर फख्र होता। मयूरी अपनी नई दुनिया में इतना रम गई थी कि माँ के भेजे पत्रों का जवाब देने का भी उसे ख्याल न रहा। 1-2 महीने इंतज़ार करने के बाद भी जब माँ को कोई जवाब नहीं मिला, न ही बेटी की कुछ खबर, तो एक दिन अचानक वसुंधरा बेटी से मिलने देहरादून पहुँच गई। वहाँ बेटी का बदला हुआ रूप उसे चौंका गया था। रिसेप्शन से किसी के उससे मिलने आने की खबर पाकर मयूरी फौरन नीचे पहुंची तो माँ को सामने खड़ा पाया। सीधी सादी चुन्नी के साथ कुर्ता सलवार पहनने वाली मयूरी को टाइट जीन्स अब छोटी सी नाम मात्र की टी शर्ट पहने, साथ ही लंबे लहराते बालों को कटाकर छोटी सी पोनीटेल बांधे देख वसुंधरा उसे ऊपर से नीचे देखती रह गई। माँ को यूं देख मयूरी थोड़ा झेंपी, फिर माँ से लिपट गई। ऊपर अपने कमरे में ले जाते हुए इसे आजकल समय के साथ चलने की ज़रूरत बताकर मयूरी ने माँ को संतुष्ट करने की कोशिश की। वसुंधरा को बेटी का यूं बदलना अच्छा नहीं लगा था। मयूरी अभी भी तरह तरह से खुद को सही साबित करने के लिए तर्क पर तर्क दिए जा रही थी। माँ बेटी को इत्मीनान से बात करने के लिए अकेला छोड़ सारा कुछ काम का बहाना बनाकर बाहर चली गई थी। उसके जाते ही वसुंधरा मयूरी से बोली, बेटी, तुम घर से बाहर पहली बार निकली हो, 10 तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे। जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। अपनी ज़रूरत पूरी करना अच्छा है और ज़रूरी भी, पर फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। तुम अब कमाने लगी हो तो उसमें से कुछ बचत करने की आदत भी डालो। मॉडर्न होने में कोई बुराई नहीं है, पर याद रखो, जिस्म की खूबसूरती उसे ढकने में ही है, न कि उसकी नुमाइश करने में। ये सारा कैसी लड़की वसुंधरा को बेटी का यूं बदलना अच्छा नहीं लगा था। मयूरी अभी भी तरह तरह से खुद को सही साबित करने के लिए तर्क पर तर्क दिए जा रही थी। माम बेटी को इत्मीनान से बात करने के लिए अकेला छोड़ सारा कुछ काम का बहाना बनाकर बाहर चली गई थी। उसके जाते ही वसुंधरा मयूरी से बोली, बेटी, तुम घर से बाहर पहली बार निकली हो, 10 तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे। जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। अपनी ज़रूरत पूरी करना अच्छा है और ज़रूरी भी, पर फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। तुम अब कमाने लगी हो तो उसमें से कुछ बचत करने की आदत भी डालो। मॉडर्न होने में कोई बुराई नहीं है, पर याद रखो, जिस्म की खूबसूरती उसे ढकने में ही है, न कि उसकी नुमाइश करने में। ये सारा कैसी लड़की है? बहुत ही अच्छी है माँ, अमीर परिवार की है, पर घमंड ज़रा भी नहीं है। मेरी तो वह बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। और फिर मयूरी उसके परिवार के बारे में विस्तार से बताती रही। इतने अमीर घर की होकर भी यहाँ क्यों नौकरी कर रही है? नौकरी तो वह अपने दम पर कुछ कमाने के लिए करती है, खाली बैठने से तो अच्छा ही है। फिर माँ, बड़े लोगों से दोस्ती करने में हर्ज ही क्या है? वास्तव में उसी ने मुझे यह ड्रेस सेंस दिया है। बेटा, ये सब उच्च वर्गीय अमीरों के चौंचले हैं कि जितना ज़्यादा पैसा उतने ही कम कपड़े। माँ उसे बीच में टोकती हुई बोली, ओ माँ, आप भी क्या बेकार की बातें ले बैठी? आजकल तो सभी लड़कियाँ ऐसे ही रहती हैं। मयूरी बुरा सा मुंह बनाकर बोली, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, पर आप चाहती हैं कि मैं फिर वही पुरानी बहन जी टाइप बनकर ही रहूं तो ठीक है। कर दिया।
कुछ दिनों बाद सारा ने उसे बताया कि लंदन से उसके बड़े भाई राहुल बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली आने वाले हैं। तब वे 2 दिनों के लिए उसके साथ मसूरी भी जाएंगे। उसने मयूरी से भी साथ चलने व घूमने के लिए कहा। अच्छा, माँ से पूछकर बताऊंगी। मयूरी के सहज ढंग से कहने पर सारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या दूध पीती बच्ची हो, जो ये सब बातें भी अब माँ से पूछकर करोगी। कब तुम्हारी चिट्ठी वहां पहुंचेगी, कब वे जवाब देंगी। कोई फोन तो है नहीं तुम्हारे घर। तब तक तो राहुल भैया सब काम निबटाकर वापस भी जा चुके होंगे। उसके हंसी उड़ाने वाले अंदाज में हंसने से मयूरी झेंप गई। नहीं, तब भी ऑफिस से भी तो इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी, उसने खुद का बचाव सा करते हुए कहा। तो सारा चुटकी बजाते हुए बोली, उसकी तुम फिक्र मत करो, बॉस से मैं बात कर लूंगी। वे मेरे डैडी के बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। मैं कहूंगी तो मना नहीं करेंगे। आखिर मसूरी घूमने की इच्छा तो मयूरी की भी थी। सारा के जोर देने पर उसने भी साथ चलने की हामी भर दी। 2 दिनों बाद मयूरी ने राहुल को पहली बार उस 3 सितारा होटल में देखा था, जहां उसने सारा व मयूरी को डिनर के लिए बुलाया था। किसी सीरियस बिजनेसमैन की जगह 25 से 30 वर्षीय अप टू डेट नौजवान राहुल को देख पहले तो वह उससे बातचीत में थोड़ा सकुचाती रही, पर उन दोनों के मधुर व्यवहार से वह प्रभावित हुए बिना न रह सकी थी। खूबसूरत डिजाइनर मोमबत्तियों का हल्का उजाला, तरह तरह की जलती बुझती रोशनियां, गूंजता सुरीला संगीत और डांस फ्लोर पर एक दूसरे में खोए से प्रेमी युगल, सब कुछ मयूरी के लिए नए थे। अनजाने ही वह उधर देखती खुद को राहुल के साथ डांस फ्लोर पर थिरकने की कल्पना कर उठी। तभी मयूरी ने राहुल को अपने सामने खड़ा पाया, जो उसकी तरफ हाथ बढ़ाए उसे ही देख रहा था। मैं आई प्लीज, पर मुझे डांस नहीं आता। वह एकदम घबरा सी गई, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। कोई बात नहीं, मेरे साथ आइए, अपने आप आ जाएगा, वह मुस्कुराकर बोला। उसकी आवाज़ की कशिश और देखने का अंदाज मयूरी को अंदर से कहीं कमज़ोर बना रहा था। तभी सारा ने भी उसे जाने के लिए कहा और लगभग ठेल सा ही दिया। अगले 2 घंटे मयूरी के लिए सपने की दुनिया में सैर करने के समान थे। माहौल का असर उस पर हावी होता जा रहा था। उसका दिल चाह रहा था, काश ये संगीत कभी न रुके और वह इसी तरह पूरी जिंदगी राहुल के साथ एक लय पर थिरकती उसके करीब बनी रहे। उसके जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू उसे मदहोश बना रही थी। वहां से लौटकर भी मयूरी राहुल के ख्यालों में ही खोई रही थी। अगले 2 दिनों का मसूरी ट्रिप भी उसके लिए कई यादगार लम्हे छोड़ गया था। राहुल के वापस जाने के बाद मयूरी को सब कुछ कितना खाली खाली सा लगता रहा था। सारा उसके मन की हालत समझ रही थी और अब गाहे गाहे उसे राहुल का नाम ले लेकर छेड़ने से बाज नहीं आती थी। ऐसे मौक़ों पर मयूरी के लाख झुठलाने पर भी उसके लाल होते गाल उसके दिल की भावनाओं की चुगली कर जाते। अनजाने ही उसकी आंखों में राहुल जैसा जीवन साथी पाने का एक छोटा सा सपना पलने लगा था। सपनों पर किसी देश, समाज या धर्म का बंधन तो होता नहीं, ये तो बस मन में उठती भावनाओं का रूप होते हैं। देश विदेश घूमने की चाह व उच्च सामाजिक रुतबा पाने की ख्वाहिश शायद उसके सपनों के मूल में थी, पर उनकी सामाजिक स्थिति के बीच जमीन आसमान का अंतर होने से कभी कभी उसे खुद पर ही झुंझलाहट भी हो आती कि क्यों वह ऐसे सपने देखती ही है जिनके पूरा होने की कोई उम्मीद ही न हो। क्या 2-4 दिन साथ घूम लेने से ही वह उसकी प्रेयसी हो जाएगी। राहुल अमीर है, स्मार्ट है, कितने ही बड़ों घरों से उसके लिए रिश्ते आते होंगे। ऐसे में वह तो कहीं भी नहीं ठहरती, किंतु राहुल के सामने आने पर उसकी आंखों में अपने लिए कुछ खास सा भाव देख वह फिर दिल के हाथों मजबूर हो उसकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस करने लगती। इधर वसुंधरा भी अब मयूरी के लिए अपनी जात बिरादरी में लड़का ढूंढने लगी थी। हर 2 महीने बाद राहुल दिल्ली आता तो देहरादून ज़रूर जाता। तब अक्सर ही सारा मयूरी के साथ कभी मसूरी, कभी सहस्त्रधारा आदि का प्रोग्राम बनाकर घूमने निकल जाता। वहाँ सारा कभी उन्हीं के साथ रहती, कभी अलग घूमने निकल जाती। तब केवल वे दोनों व उनकी तन्हाइयाँ ही रह जातीं। पर राहुल ने कभी उसका बेजा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, जिससे मयूरी का उस पर यकीन बढ़ता गया, साथ ही आपस में हंसी मजाक भी। आखिर जाने से एक दिन पहले राहुल ने उससे अपने दिल की बात कह ही दी। मुझसे शादी करोगी इतने दिनों से जो बात उसके ख्वाबों ख्यालों में मंडराती रहती थी, आज हकीकत में सुनकर पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। फिर मयूरी की पलकें झुक गईं और होंठों पर एक लजाई हुई मुस्कुराहट छा गई थी।
कुछ तो कहो, उसने उसका चेहरा उठाते हुए पूछा। अच्छा, माँ से बात करो, कहकर उसने सिग्नल दे दिया था। देहरादून से वापस लौटते ही मयूरी को माँ का भेजा पत्र मिला कि उन्होंने एक अच्छे संभ्रांत परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया है। केवल औपचारिक तौर पर वे लोग एक बार आमने सामने लड़की को देखना चाहते हैं, तभी वे शगुन की रस्म भी कर देंगी। अगली गाड़ी से ही वह घर आ जाए माँ का पत्र पढ़कर मयूरी थोड़ा पसोपेश में पड़ गई। अब वह माँ को अपने दिल की बात कैसे बताए कि वह केवल राहुल को चाहती है, वो उसी से शादी करना चाहती है। माँ का पत्र राहुल व सारा ने भी पढ़ा। राहुल के चेहरे पर कई रंग आकर चले गए। कुछ सोचकर वह बोला, देख लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक तरफ तुम्हारी पसंद का देखा परखा तुम्हारा प्यार है, दूसरी तरफ एक अनजान परिवार जिसे न तुमने पहले देखा है न बिल्कुल जानती हो। बालिग हो, अपना फैसला खुद लेने का हक है तुम्हें। हम लोग यहीं कोर्ट में विवाह कर लेते हैं, बाद में माँ को बता देंगे। पर इस तरह शादी कर लेने से माँ को बहुत दुख होगा। हम दोनों बहनों के लिए उन्होंने बहुत दुख उठाए हैं। मयूरी के संस्कार उसे माँ से बगावत करने से रोक रहे थे, पर अमीर राहुल से विवाह होने पर सुख सुविधा संपन्न जीवनयापन की चाह माँ के फैसले के उलट करने को उकसा रही थी। राहुल द्वारा कोर्ट मैरिज के लिए जोर देने पर उससे विवाह करने की दिल्ली इच्छा होते हुए भी वह माँ को अंधेरे में रखकर यह विवाह नहीं करना चाहती थी। उसे वह ठीक नहीं समझ रही थी। वह विवाह तो करना चाहती थी, पर माँ की खुशी के साथ। आखिर सोच विचार कर एक बार माँ को मनाने की कोशिश करने के लिए वह राहुल और सारा के साथ अगले ही दिन माँ के पास जा पहुंची थी। वहां राहुल ने अपना परिचय देने के साथ ही मयूरी का हाथ भी मांग लिया, तो वे इस प्रस्ताव से चौंक उठी थीं। कहाँ तुम लोग और कहाँ हम? रिश्ता तो बराबरी वालों में ही अच्छा रहता है। बराबरी केवल पैसों से ही थोड़े ना होती है। मुझे आपकी बेटी बेहद पसंद है। आप फिक्र न करें, हमें कोई दान दहेज नहीं चाहिए। बस अपनी बेटी 3 कपड़ों में विदा कर दीजिएगा, राहुल ने अपील की। पर तुम्हारे माता पिता भी आ जाते तभी बात पक्की करते, वे असमंजस में पड़कर बोलीं। इतने बड़े घर से बेटी का रिश्ता मांगा जाता देख वे थोड़ी हतप्रभ थीं। साथ ही उन्हें खुशी भी थी कि बेटी इतने बड़े संपन्न घर जाकर चैन से जिंदगी बसर करेगी। हमारी मॉम तो अब रही नहीं। हाँ, डैडी हैं, पर वे इस समय बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग गए हुए हैं, उनका आना तो फिलहाल संभव नहीं है। अपने डैडी से मैं खुद मयूरी को मिलाने ले जाऊंगा, तभी शादी का रिसेप्शन दिया जाएगा। अभी तो बस आप इजाज़त दे दीजिए ताकि मैं मयूरी से कोर्ट मैरिज कर सकूं, क्योंकि 2 दिनों बाद ही मुझे भी बिजनेस की कई मीटिंग्स अटेंड करने फ्रांस जाना है और फिर शायद जल्दी आना नहीं हो पाएगा। पर इतनी जल्दी मयूरी का पासपोर्ट वगैरह कैसे बन पाएगा? वसुंधरा के मुंह से निकला। वह मैं अरेंज करा दूंगा, मेरी जान पहचान है, राहुल ने कहा। तो वसुंधरा को फिर इस रिश्ते के लिए न कहने की कोई वजह नहीं दिखी। उसे सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। वसुंधरा अपने रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की रस्में पूरी करवाना चाहती थी, पर पैसे व समय दोनों की बचत करने पर जोर देकर राहुल कोर्ट मैरिज करने के फैसले पर ही अड्डा रहा और 2-4 जान पहचान वालों की मौजूदगी में उन लोगों ने एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करके विवाह की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। वसुंधरा के बहुत मना करने पर भी राहुल 1.5 लाख रुपए अपने यहाँ की हक की रस्म के नाम पर उन्हें दे ही गया। क्रमशः क्या जो हसीन सपने मयूरी देख रही थी वाकई पूरे होने वाले थे, या कुछ ऐसा होने वाला था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। मयूरी को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। उसके एक हाथ में टेप से चिपकी सुई लगी हुई थी और ग्लूकोज चढ़ रहा था। उसने धीरे से आंखें खोल एक नज़र आसपास डाली, पर कमजोरी के कारण फिर आंखें बंद कर लीं। कुछ पल तो उसे यह समझने में ही लग गए कि वह वहां कैसे आई। जरूर सुबह मजदूरों ने उसे बेहोश पाकर यहाँ अस्पताल में लाकर भर्ती करा दिया होगा। तभी एक नर्स आकर उसका ब्लड प्रेशर नापने लगी तो उसकी आंखें खुल गईं। डलाव के पास डाल दिया होगा। मयूरी के साथ घटी पूरी दास्तान सुनकर खान चाचा फिक्रमंद हो गए थे। उसकी तबीयत थोड़ी संभल जाने पर अस्पताल से छुट्टी कराकर वे उसे अपने साथ अपने घर ले गए, जहां उनकी पत्नी साबिया बेगम व बेटी सना थीं। उन्हें पहले ही संक्षेप में सब कुछ बताकर उन्होंने मयूरी को भारत वापस लौटने तक अपने साथ ही रखने का मशवरा कर लिया था। घर में सब ने उसे हाथों हाथ लिया, जरा भी परायेपन का एहसास नहीं होने दिया।
जान पहचान वालों से उसे अपना दूर का रिश्तेदार बता दिया गया था। अगले दिन खान चाचा ने मयूरी की तरफ से राहुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाकर पासपोर्ट बनवाने के लिए एप्लीकेशन जमा करवा दिया। साथ ही पूरे घटनाक्रम की एक प्रति भारतीय दूतावास को भी भेज दी। अब मयूरी को अपनी माँ व बहन की फिक्र सताने लगी थी। कहीं राहुल के गुर्गे उन्हें वहां परेशान न करें। पर चोरों के पैर ही कहाँ होते हैं, वहां जाने की उनकी शायद ही हिम्मत होती। माँ तो सोच रही होंगी बेटी फ्रांस में आराम से अपने पति के साथ है और वह यहाँ पर। उन्हें हकीकत से दो चार कराना भी बहुत ज़रूरी था। सो उसने विस्तार में न जाकर संक्षेप में केवल अपनी सलामती, राहुल की असलियत व अपने सऊदी अरब में खान चाचा के परिवार के साथ रहने की पूरी खबर के साथ ही उनका पता बाकी बाद में आकर बताने के लिए लिखकर पत्र भेज दिया था। रहने के लिए उसे खान चाचा ने छत दी ही थी। मयूरी अपना खर्च भी उन्हीं के ऊपर नहीं थोपना चाहती थी। सो उसके बहुत अपील करने पर खान चाचा ने एक सीनियर डॉक्टर की सिफारिश लेकर उसे अस्पताल में ही स्टोर कीपर की नौकरी दिलवा दी, जिससे उसकी आर्थिक समस्या कुछ हद तक सुलझ गई थी। बीच बीच में वह भारतीय दूतावास से संपर्क करके अपने पासपोर्ट आदि के बारे में पता करती रहती थी। दूतावास ने अपने लेवल पर इस पूरी घटना की छानबीन करवानी शुरू कर दी थी। घर से बाहर निकलते समय मयूरी हमेशा बुर्के में ही रहती, ताकि कहीं फिर वह उन लोगों के चंगुल में न फंस जाए। दोस्ती हो गई थी। जल्द ही वे दोनों एक दूसरे की हमराज भी बन गईं। कट्टरपंथी पारिवारिक माहौल के कारण सना घर में बहुत कम बोलने वाली व धर्मभीरू लड़की मानी जाती थी, परंतु मयूरी के सामने वह अपने दिल का हर राज बेहिचक खोल देती। रूढ़िवादी परंपराओं से बंधी माँ के सामने जो बात वह इतने दिनों तक न कह सकी थी, मयूरी को जानते देर न ली कि वह एक मुस्लिम युवक से बेइंतहा प्यार करती है और उसी से विवाह करना चाहती है। हाँ, आपको उससे मिलवा सकती हूँ, सना खुश होकर बोली। मयूरी ने उससे खान चाचा से बात करने के लिए कह तो दिया, पर वह समझ रही थी कि ये सब कितना मुश्किल होगा। अपनी दी हुई जबान से पलटना उनके लिए मौत से कम तकलीफ देह न होगा। पर सना को भी वह इस राह पर बढ़ने से कैसे रोके। सना तो अभी नादान है, उम्र के उस पड़ाव पर है जब मन अपने ही ख्वाबों की दुनिया में खोया रहता है। उसमें किसी की दखलंदाजी उसे नागवार गुजरती है। दुनिया की ऊंच नीच से अनजान सना को शिराज पर पूरा भरोसा था। क्या पता वह रशीद से बेहतर जीवन साथी ही साबित हो, पर खान चाचा की दी हुई जबान। एक बार वह शिराज से मिलकर उसे पूरी हालत बताकर सना को समझाने के लिए अपील तो कर ही सकती है। शायद शिराज ही मान जाए और पीछे हट जाए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं बचेगी। फिर वह सना को भी समझा बुझाकर खान चाचा की पसंद से ही निकाह करने के लिए राजी कर लेगी। पर शिराज उसकी बात मानेगा ही क्यों। जिस परिवार ने विषम परिस्थितियों में उसे सहारा दिया, उसकी इज्जत बनाए रखना अब उसकी जिम्मेदारी हो गई थी। किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए पहले शिराज से मिलना ज़रूरी था। अगले 2-3 दिनों बाद ही सना ने मयूरी को बताया कि कल वह उसे शिराज से मिलाने ले चलेगी। कोई फ़ोन तो आया नहीं। मिलने का प्रोग्राम कैसे तय किया, बात की तह तक जाने के लिए मयूरी उत्सुक थी। हमारी काम वाली फरीदन उसी की कोठी के पास एक गली में रहती है। जब हमें मिलना होता है, फरीदन के हाथ ही एक कागज़ पर जगह समय लिखकर भेज देते हैं। सना भेद भरी धीमी आवाज में उसे अपना राजदार बनाती बोली। ओह, सब कुछ जानकर मयूरी हैरान रह गई थी कि फरीदन भी इसमें एक कड़ी का काम कर रही थी। अगले दिन वे दोनों बाजार तक जाने के लिए कहकर तय जगह समय से थोड़ा पहले पार्क में पहुंच गईं। पहले दूर से ही बिना उसे बताए शिराज को देखने परखने, फिर अपनी राय देने के लिए सना को समझाकर मयूरी कुछ ही दूर पड़ी, दूसरी बेंच पर बैठ गई। बुर्का पहने होने से वह आसानी से अपनी पहचान छिपाए रखे थी। सब कुछ देखती रह सकती थी। उन्हें बैठे हुए 10 मिनट ही हुए थे। जब वह सना की तरफ देख रही थी, तभी उसकी साइड से एक युवक निकलकर सन्ना की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। शायद यही शिराज था, क्योंकि उसे देखते ही सन्ना का चेहरा फूल सा खिल उठा था। पर अभी वह उसकी पीठ ही देख पा रही थी। रेशमी चूड़ीदार व लंबी खड़ी हुई अचकन उसकी अमीरी बयां कर रही थी। सन्ना को आदाब करता शिराज जैसे ही उसकी बगल में बैठा, उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही मयूरी बुरी तरह चौंक उठी, क्योंकि शिराज के भेष में राहुल उसके सामने एक लाल मखमली डब्बी खोलकर मुस्कुराते हुए सन्ना को कुछ तोहफा दे रहा था। मयूरी का दिल चाहा अभी जाकर सन्ना को उसकी असलियत बताकर उसे वहां से उठा लाए, पर उठते उठते
ठिठक कर वह फिर बैठ गई। उसके पास शिराज के ही राहुल होने का क्या सबूत था? इस तरह उसके कहने मात्र से सना उस पर भला क्यों यकीन करेगी? सना मानेगी नहीं और राहुल भी चौकन्ना हो जाएगा। शहर से गायब भी हो सकता है या उसी को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है।